हमने पिछले वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर जो था उसके बारे में पढ़ा और चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का जो भी डाउट होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। आइए इसका आंसर देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ और जो राजा थे उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और यह अफवाह थी कि जो सेना है वह जनता पर गोली चलाएगी। साथ ही साथ पावरोटी के दाम भी महंगे होने लगे थे और इसके बाद ऊपर से जो वहां के राजा थे कर बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि सभा बुलाता है। इससे जनता में आक्रोश बढ़ने लगा और जनता अपना समूह बनाकर विद्रोह करने लगी और किलों पर हमला करने लगी। इतना ही है। तो ये ही है जो मैंने अभी बोला, यही है आंसर हो गया। परंतु आप लोग को इसे लिखना नहीं है। लोगों के पास समय था पढ़ने के लिए तो ऐसे देते थे, लेकिन अब लोगों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई खिचड़ी दे रहा है और आपको उसमें से दाल अलग करना है, चावल अलग करना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको चावल अलग से दे रहा है, दाल अलग से दे रहा है, तो आपको आसानी हो जाएगा, ये चावल है, दाल है। ठीक वैसे ऐसे आप लोगों को आंसर नहीं देना है, आप लोगों को बेहतर आंसर देना है। इससे पहले मैं जो लिखा था वो भी उत्तर ही था और सही उत्तर था, परंतु हमें वैसा नहीं लिखना है। यह कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं है जो कि हम पैराग्राफ लिख दिए। यह हिस्ट्री है, इसमें हमें पॉइंट बताना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है और वह कब हुआ। 14 जुलाई 1789 से बास्टिल के किले को ध्वस्त करने से लेकर फ्रांस में गणतंत्र स्थापित करने के सफर को फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। तो यह एक इंट्रो हो गया कि उसके बारे में अब जो क्वेश्चन में पूछा वो बताएंगे, जिसकी शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। उसके बाद आपको पहला लिखना है सेना को शहर में घुसने का आदेश एवं जनता पर गोलियां चलाने की अफवाह। तो जो वहां का राजा था लुई 16वां, वो सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। तो इससे पहले भी उस पॉइंट को मैंने लिखा ही था, परंतु आपको नंबर 1 देकर इसको लिखना है ताकि जो चेक कर रहा है वह देख सके कि कितने पॉइंट लिखे और क्या क्या लिखा हुआ है। पिछले आंसर में भी यही था, परंतु उसमें उसको पूरा पढ़ना पड़ता। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पूरा पढ़ना पड़ता, परंतु इसमें वह देख सकता है कि उसको आसानी से दिखेगा कि ये एक पॉइंट है और उसमें खोजना पड़ता। दूसरा देखिए पावरोटी के दाम में वृद्धि। जो वहां पावरोटी था उसका दाम आसमान पार होने लग गया था, तो वहां जीविका संकट आने लगी। लोग क्या खाएंगे, गरीब लोग क्या खाएंगे। अमीर लोग तो खरीद के खा लेंगे, पर गरीब लोग तो यहाँ जीविका संकट आ गई। ऊपर से वहां अकाल था, आपदा था, जिससे खेती हुई नहीं थी। तीसरा देखेंगे कर में वृद्धि से जनता में गुस्सा। जो लुई 16वां था, राजकोष खाली होने की वजह से कुलीनों के शानो शौकत में जो राजकोष था उसको उड़ाने की वजह से राजकोष खाली हो गया था। तो जो उस पर ऊपर से ढेर सारा कर्ज आ गया था, तो कर्ज को चुकाने के लिए वह कर में वृद्धि करने लगा, जिससे जनता गुस्सा होने लगी। उसके बाद है राजा की निरंकुशता एवं तानाशाह राजतंत्र। पहले राजा जो भी कहता था वही होता था, तो इससे जनता को कोई फायदा नहीं होता था, तो यह भी एक कारण था। उसके बाद है सामंतों एवं कुलीनों द्वारा शोषण। जो राजा कर लेता था उसको सामंत या कुलीन ही वसूल करते थे, तो वे जनता पर शोषण करते थे, अधिक कर लेते थे जितना कि वास्तविक में कर लेना चाहिए। तो इससे भी जनता क्रोधित थी। तो यही है हम लोग का आंसर कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। जो पिछला आंसर हम लिखे थे वो भी आंसर ही, परंतु आपको वैसे नहीं लिखना है। एग्जामिनर आपको ये देखेगा और इससे इंप्रेस हो जाएगा आपकी राइटिंग से। और इससे यह भी फायदा होता है कि अगर हम वैसे लिखेंगे तो पैराग्राफ राइटिंग थोड़ा कम पेज लेगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो हम ज्यादा पेज कवर कर सकते हैं, मतलब ज्यादा बड़ा आंसर ऐसे लगेगा एग्जामिनर को। और इसी को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इंट्रो में तो यही लिखना है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई एवं क्यों हुआ, उससे क्या लाभ हुआ। उसके बाद इसकी शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई और पहला आपको पॉइंट देना है। उसके बाद यहाँ कर लिखना है और कर को ऐसे अंडरलाइन करके उसके बाद यहाँ एक डैश देना है। उसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि कर के कारण क्यों क्रांति हुई। तो कर में लिखना है
राजा ने कर बढ़ाने का आदेश दे दिया था। और जिससे जनता क्रोधित होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उससे ज्यादा बेटर वे में है आपका राइटिंग स्किल। जो हम शुरू में लिखे थे उसके बाद जो लिखे उससे भी ज्यादा बेटर ये वाला आंसर है। इसमें आपको सीधे ये दिखेगा कि कर है और उसके बारे में उसका डिस्क्राइब है, तो ये उससे भी ज्यादा बेटर आंसर है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके रूप में लिखे। अगर जगह कम है तो इससे पिछले वाले जो 1 2 3 4 करके मैंने लिखा था उस तरीके से लिखे। अगर जगह जाते हैं तो इस तरीके से लिखे। ये उससे भी ज्यादा अच्छा बेहतर स्किल है, स्किल राइटिंग है। इससे एक तो ये होता है कि आपका कॉपी जो है पूरा साफ साफ दिखता है, और हम अगर ऐसे की तरह लिखेंगे तो उससे लगता है एग्जामिनर क्या खिचड़ी लिखा है और नंबर कम देता है, परंतु इससे नंबर ज्यादा मिलेगा। वैसे ही दूसरा पॉइंट मैं एक बता देता हूं, उसके बाद बाकी आप जो 5 पॉइंट में लिखे थे उसके आधार पर कर लेंगे। दूसरा है यहाँ महंगाई। महंगाई को आप हेडिंग बना सकते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि पावरोटी के दाम में वृद्धि होने लगी थी। जो पावरोटी का दाम था वह बढ़ने लगा था, तो जिससे जीविका संकट उत्पन्न हो गई थी। गरीब लोग इसे नहीं खरीद पाते थे। तो इसी प्रकार से आप 2 लिखे हैं, तो मैं पहले 5 लिखा था, उसी वही से हेडिंग बना के उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है और इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये सबसे बेटर वे में आंसर है, और आपका आंसर राइटिंग इसी स्किल पे होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों पर क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गई? क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो हम इसका आंसर देखते हैं। अभी हमें यह नहीं बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, हमें यह बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के फायदे क्या हुए। तो इंट्रो में हम वही लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति जो कि दुनिया को स्वतंत्रता गणतंत्रता की प्रेरणा दे रहा था। ये हो गया इंट्रो, मतलब इसके क्या फायदे हुए ये पहले मैंने लिखा इंट्रो में। उसके बाद अब यहां से आंसर स्टार्ट होगा। इसका विभिन्न तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। अब जैसे मैं शुरू में ही बताया हूं कि पैराग्राफ नहीं लिखना है। ये हिंदी नहीं है या इंग्लिश नहीं है कि हम पैराग्राफ लिखें। जनरली इतिहास और साइंस में पॉइंट वाइज लिखना होता है आंसर, कोई कहानी नहीं लिखना होता है। तो उसके बाद हम देंगे नंबर 1। अगर हमारा क्वेश्चन केवल यह रहता कि फ्रांसीसी क्रांति का फायदा किन तबकों पर हुआ, तो हम अलग तरीके से आंसर लिखते। जैसे कि पहला लिखते हम थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको फायदा हुआ। तो इन्हीं में जो जैसे कि पहला हो गया शिक्षक हो गया, शिक्षक के बारे में लिखते हैं, किसान के बारे में लिखते हैं, मजदूर के बारे में लिखते हैं, या फिर जो भूमिहीन थे उन लोगों के बारे में लिखते हैं। और 5वां हो गया दास। इन ऐसे करके उसके बाद शिक्षक को क्या फायदा हुआ, किसान को क्या फायदा हुआ, मजदूर को क्या फायदा हुआ, भूमिहीन किसान को क्या फायदा हुआ और दासों को क्या फायदा हुआ, इस प्रकार से लिखते हैं। परंतु हमारा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला है किन तबकों को फायदा हुआ, किनको निराशा हुई, एवं अगला है इससे किसको निराशा हुई, एवं कौन सा समाज था जो सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। तो हम आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला में लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति से जो तीसरे स्टेट है, थर्ड स्टेट को फायदा हुआ।
उसके बारे में उसके बाद लिख देंगे एक आध उनको, जैसे राजनीतिक अधिकार मिला, मताधिकार मिला, उस समानता मिला, उस सबको लिख सकते हैं उन्हें। राजनीतिक अधिकार, समानता, इस यहां बीच में शिक्षा लिख लेते हैं। शिक्षा, समानता आदि का अधिकार मिला, आदि का अधिकार मिला। और उसके बाद दूसरा है महिलाओं को, इससे महिलाओं को फायदा हुआ। दूसरा में लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति से, इस क्रांति से महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा, व्यापार एवं कलाकारी करने का अधिकार मिला। अधिकार मिला। आपको ऐसा आंसर तब लिखना है जब आपके पास जगह कम हो। अगर जगह ज्यादा है तो इससे बेटर वे में जो मैंने बताया था उस तरीके से लिखना है, मैं बताऊंगा आगे। तीसरा हो गया। अब हम तीसरा में बताएंगे किन तबकों को सत्ता छोड़ना पड़ा। तो पहले थे पादरी और राजा और कुलीन। को सत्ता छोड़ना पड़ा। और एक देख लेते हैं कि किन तबकों को निराशा हुई। तो जब इनको सत्ता छोड़ना पड़ा तो इन्हीं को निराशा होगी। तो इनके साथ जो सामंत थे उनको भी निराशा हुई, और जो बगान के मालिक थे उनको भी। तो यहां लिखेंगे सामंत। क्योंकि ये तो हम लिख चुके हैं इसलिए कुछ अलग लिखते हैं जिससे जो कॉपी चेक कर रहा हो वो इंप्रेस हो। तो लिखेंगे सामंत, बगान मालिक, को निराशा हुई। अगर आपका प्रश्न जो है वो 5 नंबर का लिखना है तो आपको कम से कम 5 इससे पॉइंट देना है, और एक आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बेहतर होगा अगर आप 6 पॉइंट जोड़े। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट के जगह आप 3 पॉइंट लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे जो क्वेश्चन चेक कर रहा होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ता है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। आप 5 या 6 लिख सकते हैं बना के। इसके बाद इसको बेटर वे में कैसे लिखा जा सकता है, ये भी बेटर वे ही है, यही अच्छा है, परंतु इससे भी बेटर वे जो है उसको मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं कि उससे भी बेहतर वे, मतलब उससे बेहतर तरीका आंसर राइटिंग का कौन सा है। तो क्वेश्चन तो वही है। पहले इंट्रो देंगे कि उससे दुनिया को क्या फायदा हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति जो दुनिया को स्वतंत्रता एवं गणतंत्र की प्रेरणा दे रहा था, इनका विभिन्न तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन में जिन तबकों के बारे में है उसी के बारे में लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम थर्ड स्टेट, इतना ही लिखना है, थर्ड स्टेट, और इसको अंडरलाइन कर देना है और यहाँ एक डैश दे देना। उसके बारे में इसको क्या फायदा हुआ उनको हमको बताना है। जैसे कि इनको मताधिकार मिला, मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक पद, शिक्षा के अवसर, एवं
गणतंत्र राज्य बनाने की शक्ति। तो उनको क्या फायदा हुआ ये लिख सकते हैं। हमारा उसके बाद महिला को भी एक पॉइंट बना लेते हैं, दूसरा महिला। इससे महिलाओं को क्या क्या फायदा हुआ, महिला, इसको अंडरलाइन करना है, ये सबसे बेटर वे में है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आंसर लिखे तो इसी में भी लिखें। आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं चाहे स्कूल के एग्जाम में लिखते हैं, इसी वे में लिखे, यही सबसे बेटर वे है। पहले इससे होता था कि लोगों के पास ज्यादा टाइम था, मतलब अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कम बुक छपता था, तो लोगों इसे इतिहास दे दिया जाता था, लोग एक एक करके पढ़ते थे। परंतु अभी बहुत सारा बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे कॉपियां है, तो जो चेक करने वाला रहता है उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए अभी ये वे निकाला गया और यही सबसे बेटर वे है। महिलाओं को क्या क्या फायदा हुआ, इनको भी मताधिकार मिला। पहले इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था तो शिक्षा का भी अधिकार मिला। फिर महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार दे दिया गया, तो समानता का अधिकार, समानता। और उसके बाद व्यापार व्यवसाय करने या फिर कलाकारी करने का भी है, तो उनको भी मेंशन कर लेते हैं, कलाकारी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद हम दास प्रथा, जो कि बहुत ही उस समय दास प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें ना मजदूरी दिया जाता था और ना ही उसका ध्यान रखा जाता था, उसको जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। तो यहाँ हम एक पॉइंट दासों के लिए भी बना सकते हैं। दास, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे दासों को, जो दास प्रथा थी उसको उन्मूलन कर दिया गया, तो दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। हमारे क्वेश्चन में यह भी मेंशन करना था कि इससे कौन से सत्ता हुई जिसको, कौन से समाज हुई जिसको सत्ता छोड़ना पड़ा। तो अगला पॉइंट में हम यहां लिखेंगे पादरी। जैसे कि चर्च को हटाकर वहां पर दफ्तर बना गए तो पादरी का अब कोई काम ही नहीं रहा। जब चर्च ही नहीं रहेगा, जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो पंडित का क्या काम, पादरी को सत्ता छोड़ना पड़ा। ऊपर से वहां गणतंत्र हो गया तो राजा का क्या काम अब गणतंत्र में, तो राजा। उसके बाद जब राजा ही नहीं बचा तो राज परिवार कहां से बचेगा, कुलीन लोग कहां से बचेंगे, तो उन सबों को भी सत्ता छोड़ना पड़ा। कुलीन वर्गों को आपको इतना हेडिंग के रूप में लिखना है, यहां वर्ग लिख दीजिए, उसके बाद एक डैश देकर इनको सत्ता छोड़ना पड़ा यह लिख लीजिए आगे, मतलब इनको सत्ता छोड़ना पड़ा या कुछ को फांसी की सजा दे दी गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनसे कौन सा वर्ग को निराशा का सामना करना पड़ा। तो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा सामंत एवं बगान मालिक। तो जो किसान थे उनको स्वतंत्रता मिल गया था, उनको जमीन मिल गया था, कर अब कम देना था, तो अब सामंत जो थे उनको निराशा हुई कि पहले वे कर वसूलते थे, जबरदस्ती वसूलते थे और उसी से ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और जो बगान मालिक थे दास को गुलाम बनाकर मुफ्त में मजदूरी कराते थे और लाभ कमाते थे। तो इन दोनों को निराशा का सामना करना पड़ा। आप उसी को बस यहाँ पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। जो अभी 21वीं है, तो इससे पहले 20वीं थी, उससे पहले 19वीं थी, तो उनका फ्रांसीसी क्रांति पर क्या असर पड़ा पूरी दुनिया पर, यह बताना है। तो जो लोग थे वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर विद्रोह करने लगे, राजतंत्र को उखाड़ने लगे, स्वतंत्र होने लगे, गणतंत्र की स्थापना होने लगी, संविधान बने, सभी के लिए शिक्षा का अवसर दे दिया गया, किसानों को जमीन दे दिए गए, प्रेस को स्वतंत्रता दे दी गई एवं महिला शक्ति का विस्तार हुआ, मतलब महिलाएं मजबूत होने लगी, महिलाएं संघ बनाने लगी। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में पहले इंट्रो होता है,
तो इसका आंसर लिखने समय भी हम इंट्रो देंगे। तो इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा कि किन तबकों को फायदा हुआ, तो उसी के आधार पर इंट्रो लिखा। तो इसमें है विश्व पर इसका क्या असर पड़ा, तो हम विश्व का ही चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से पूरा यूरोप और विश्व में राजतंत्र उखाड़ फेंकने एवं गणतंत्र की स्थापना की लहर दौड़ पड़ी। तो ये इससे विश्व को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में इंट्रो लिखा। उसके बाद यहां से आंसर स्टार्ट करना है। इस क्रांति ने 19वीं एवं 20वीं सदी के लिए निम्न विरासत छोड़ गई। विरासत मतलब होता है कि धन दौलत या फिर पिताजी के द्वारा कमाया गया जो भी धन दौलत वो हो जाता है, परंतु यहाँ विरासत का मतलब यह हुआ कि जो हमारी स्वतंत्रता है, समानता है, यह सोना चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य है। यदि आपको सोने के बक्से में ही कैद किया जाए तो क्या फायदा। तो ये जो हम लोग को राजतंत्र, गणतंत्र, शिक्षा, ये सब विरासत है, सोने से भी महंगा है, इसीलिए इसको विरासत कहा गया है। तो हम लोग पहला देखेंगे, राजतंत्र खत्म होने लगे। फ्रांसीसी क्रांति जो वहां के राजा थे उसी को ही उखाड़ कर फेंका, तो इससे दुनिया प्रेरणा लेने लगी और राजतंत्र खत्म होने लगा। दूसरा है उपनिवेश देशों में स्वतंत्रता की कोशिश होने लगी, मतलब जो देश दूसरे देश को गुलाम बनाए थे वो भी आजाद होने के लिए जो देश गुलाम बना है उसके विरोध लड़ने लगे। भारत भी 1947 में आजाद हुआ, तो उससे पहले वह भी उपनिवेश था ब्रिटेन का, और जो अमेरिका का उपनिवेश था फ्रांस ने ही उसको स्वतंत्रता दिलाई थी। तो इसी से सबक लेकर बाकी जो उपनिवेश देश थे वे भी आजाद होने की होड़ करने लगे। अगला है गणतंत्र एवं संविधान बनने लगे। सबसे पहले अमेरिका का उपनिवेश आजाद हुआ था, उसमें संविधान बना, फिर फ्रांस में बना, उसके बाद बाकी देश इससे प्रेरणा लेकर आजाद होने लगे, गणतंत्र बनाने लगे, संविधान बनाने लगे, नियम कानून बनाने लगे। उसके बाद शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा सबके लिए खोल दिया गया, जो गरीब से गरीब है उसके लिए भी, जो अमीर है उसके लिए भी, और खास करके महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर दिया गया। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता। पहले ऐसा होता था जो भी समाचार में छाप रहे हैं उसको राजा की परमिशन लेना पड़ता था, पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसको जो मन वो छाप सकते हैं। आज भी आज अखबार में देखते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, प्रेस कहीं भी घुस जाके इंटरव्यू लेता है, ठीक वैसे ही प्रेस को पूरी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगला है महिला शक्ति का उद्भव। पहले महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था, उनका कोई वैल्यू ही नहीं था, उनको घर में ही रखना जाता था, एक वस्तु की तरह समझा जाता था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब महिला अपने क्लब बनाई, जो वहां का सत्ता था उसका विद्रोह किया, तो उनको भी अधिकार मिलने लगा, इससे महिला शक्ति का उद्भव हुआ। अब देखेंगे इसी को बेटर वे में कैसे लिखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट देंगे राजतंत्र, उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है। इससे पहले वाला जो आंसर हम लिखे थे वो भी सही है, पूरा सही है और बेहतर भी है, परंतु अगर जगह कम होगा तो उसको लिखेंगे। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो इस तरीका, जो आंसर राइटिंग का यह तरीका है, इसको अपनाएंगे। पहला राजतंत्र और उसके बाद लिखना है राजाओं को हटाकर गणतंत्र स्थापित किया गया एवं राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया। इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका जगह भी कवर हो जाएगा, जैसे कि पैराग्राफ जैसे लिखते हैं और नीचे ढेर खाली ही छूट जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये जगह बच गया, ये जगह बच गया, तो ये खाली है, परंतु अगर नीचे पूरा ही खाली रहता है उससे बेहतर यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा खाली छोड़ दिया जाए, और इससे जो आपके स्वच्छता का मार्क्स है वो भी मिलेगा, वो खिचड़ी बनाने से नहीं मिलेगा। दूसरा हम देख सकते हैं गणतंत्र एवं संविधान।
लोग राजनीतिक दल बनाने लगे, उसके बाद संविधान बनाने लगे, नियम कानून बनाने लगे, उसी को यहां लिख सकते हैं। लोग राजनीतिक दल बनाकर चुनाव कराकर नियम कानून बनाकर गणतंत्र एवं संविधान की स्थापना की। यहाँ लोगों ने कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों ने राजनीतिक दल बनाकर चुनाव कराकर नियम कानून बनाकर गणतंत्र एवं संविधान की स्थापना की।